प्यारे दोस्तों, आज़ादी कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो मुसलमानों के दिल खुशी से बाग बाग हो गए। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और जब बात ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो तो सब कुछ लूटने का भी गम नहीं रहता। कोई इस्लामी खिता अमन के नाम पर हासिल किया गया था और पुरअमन तरीके से इसकी तकसीम भी हुई, लेकिन बहुत से शर पसंद इस फैसले से नाखुश थे। इसलिए इब्तदाई मराहिल में पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान की तकसीम कुछ इस तरह की गई कि जो हिंदू अक्सरियत वाले सूबे थे इन्हें हिंदुस्तान यानी भारत में शामिल किया गया, और जो इलाके मुसलमान अक्सरियत ज़्यादा रखते थे इन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। जब हिंदुस्तान की तकसीम हो रही थी तो इस वक्त कहीं भी ये तय नहीं पाया था कि जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ से मुसलमानों को निकाल कर पाकिस्तान के इलाकों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान क़याम में आया तो हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुरअमन मुसलमानों की बस्तियों को जलाकर राख कर दिया गया। कत्ल व गारत शुरू हो गई। मुसलमानों को ज़बरदस्ती भारत के इलाकों से निकाल कर पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया। बेचारे मुसलमान घर बार लुटा कर यहाँ पहुँचे। फिर नए तरीके से रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे पाकिस्तान के इलाकों में पहले से मुसलमान रह रहे, इन्होंने बड़ी फराग दिली का मुजाहरा किया और इन्होंने आने वाले मुसलमानों को दिल खोल कर खुश आमदीद कहा, इनकी मदद की, इनको रोटी कपड़ा रहने की जगह सब कुछ फराहम किया, अपने मुसलमान भाइयों की माली मदद की। मौत भी मेरे हौसलों को मात ना कर सकी, मैं वो कतरा हूँ जो समंदर को भी डबो देता हूँ। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त हिंदुस्तान के पास 4 अरब रुपए थे, इनमें से पाकिस्तान को 17.33% यानी कि सिर्फ 70 करोड़ रुपए दिए गए। कि हमें पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया, क्योंकि नया मुल्की इंतज़ामी ढांचा तैयार करना था तो कराची की मुख्तलिफ इमारतों को सरकारी दफातर के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी था। इस मकसद के लिए कुछ इमारतें खाली करवाई गई और आर्जी तौर पर दफातर कायम कर दिए। मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए जो मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड्स का सामान लेकर रेल पाकिस्तान की तरफ भेजी जा रही थी। हिंदू और सिखों ने इस रेल की पटरी को भी उखाड़ फेंका कि वो चीज़ें पाकिस्तान ना पहुंच सकें। जहाज़ किराए पर देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जो कुछ पाकिस्तान पहुंचा उसके मुताबिक उस वक्त जो लोग मौजूद थे इन्होंने हिम्मत ना हारी और दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर दिया। देख फिरौन के लहजे में, यूं मुझसे बात ना कर, मैं तो पागल हूँ, खुदाओं से उलझ पड़ता हूँ। फौजी असासों की तकसीम का ऐलान इस तरह किया गया कि फौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम होंगे। भारत में 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थी और इनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो पाकिस्तान के इलाकों में हो, और ना ही कोई पुर्जा बनाने वाली मशीनरी पाकिस्तान के हिस्से में आई। फिर ये तय पाया कि पाकिस्तान को असले की फैक्ट्रियां लगाने के लिए 60 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। पाकिस्तान का इलाका जो था वो ज़री है और उसकी ज़राअत का सारा इंसार जो था वो नहरों पर था। लेकिन यहाँ भी भारतीय वज़ीर दाखिला ने बड़ी फराग दिली दिखाई कि इन्होंने तमाम तर दरिया भारत के कब्जे में दे दिए। लेकिन ये मामला भी सिंध तास मुआहदे में तय पा गया और 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिल गए। इसी तरह पाकिस्तान के माशी हालात भी नए सिरे से तश्कील पाए। इसको भी उन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदुओं और अंग्रेज़ों ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। कभी इस इलाकों में फैक्ट्रियां या मिलें नहीं लगाईं। इस वक्त हिंदुस्तान में कपड़े की 394 कारखाने थे, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। इसी तरह बैंकों की कुल शाखें 487 थी, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाखें आई, जिनका सारा सरमाया हिंदू साथ ले गए। प्यारे दोस्तों, यूं ज़मीन का ये खिता समझे बेसरो सम्मानी के हालात में शुरू किया गया, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने मेहनत और कोशिशों से ये बड़े मजबूत सतूनों पर खड़ा हो गया। यूं 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म मुकर्रर हुए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह तक पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से जिंदा रहे। जब तक इनके बदन में सांस रही इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया। सरकारी मुलाजमीन को ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने की तलकीन की। इंतज़ामी ढांचे मुकर्रर किए। सिविल सर्विसेज शुरू की। अकाउंट्स और फॉरेन सर्विसेज का आगाज किया। असले की फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया। इसके अलावा खारजा पॉलिसी और दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के साथ साथ और भी बेशुमार काम सर अंजाम दिए। क़याम पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत खराब रहना शुरू हो गई।
لیکن کبھی انہوں نے اپنی طبیعت کی پرواہ نہ کی اور دن رات پاکستان کے لیے محنت کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور آخر کار وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم انسان، اپنی قوم کا ہمدرد 11 ستمبر 1948 کو اپنے پیاروں، اپنے یاروں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی ایک شعر لکھا تھا اور اب اس شعر کو پڑھ کر لگتا ہے کہ واقعی علامہ محمد اقبال کی بصیرت اور فہم کو ہم نہیں جان سکتے۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر بہت کم قوموں کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ سکون نصیب کرے، آمین۔